मैथ चैप्टर फर्स्ट, उसका नाम है वास्तविक संख्या। यदि इंग्लिश में इसका नाम हम बोले तो रियल नंबर। इसका हम लोग सबसे पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर को देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे और लास्ट में हम लोग को क्या करना है, एमसीक्यू देख करके चैप्टर को समाप्त करना है। आपको इन चारों चीज को देखने के बाद आपका यह चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर होगा। तो आप हर एक वीडियो के लिए वेट कीजिएगा और हम आपको हर एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आप अंतिम तक बने रहिएगा और आपको मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट इस पे मिलेगा। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का चैप्टर का क्या नाम है, वास्तविक संख्या। क्या नाम है, वास्तविक संख्या। यदि हम इसको इंग्लिश में कहें तो रियल नंबर। क्या नाम है इस चैप्टर का, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। यह क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट है। क्या है, चैप्टर फर्स्ट। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट। हम आपको क्या बोले, सबसे पहले हम इसका आपको फॉर्मूला प्रोवाइड करेंगे। क्या फॉर्मूला, चाहे वह फॉर्मूला लैंग्वेज का हो चाहे डेरिवेशन का हो, कुछ भी हो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला के बाद हम लोग को क्या करना है, एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज। पहले क्या, फॉर्मूला, फिर क्या, एक्सरसाइज। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, हाँ, एमसीक्यू देखना है। क्या देखना है, एमसीक्यू। और उसके बाद यदि हमको कुछ देखना है तो वह हम लोग का होता है टेस्ट। शायद आपको यह बात समझ में आ गया होगा। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए इन 4 बिंदुओं को पढ़ना पड़ता है। यदि आप विद्यार्थी अच्छे होंगे तो मेरे ख्याल से आपको यह बात दिमाग में सेट हो गया होगा, है ना। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे जो यह चैप्टर स्टार्ट आखिर होता कहां से, आखिर वास्तविक संख्या है क्या। समझ में आ गया कि नहीं गया। तो हमको सबसे पहले संख्या के सबसे निचले पौधान, यानी नंबर के सबसे निचले पौधान पे जाना पड़ेगा, ठीक है, जहां से नंबर स्टार्ट होता है। शायद आपको पता होगा नंबर जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, उसको हम लोग कहते हैं अंक। सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है, अंक से। इंग्लिश में इसी अंक को हम लोग कहते हैं डिजिट। क्या कहते हैं, डिजिट। पता चला, अंक को क्या कहते हैं हम लोग, डिजिट। आज हम लोग इस डिजिट से लेकर के दुनिया के हर एक नंबर के बारे में पढ़ लेंगे। चाहे वह नंबर कोई भी हो, अंदर रूट में हो, ब्रैकेट में हो, कोष्ठ में हो, बाहर में हो, चाहे कहीं भी हो, हमको सारे नंबर के बारे में जानना है। कहां से स्टार्ट करके, 0 से लेकर के हर एक नंबर की जानकारी लेना, ठीक है। तो समझिएगा, सबसे पहले हम लोग के पास क्या आया, अंक। आखिर अंक है क्या, यानी डिजिट है क्या, अब हम लोग जानने के लिए चल दिए हैं, ठीक है। आप बस समझिएगा, देखिए अंक होता क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये देख रहे हैं आप, यानी कि 0 से लेकर 9 तक को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं, यानी अंक कहते हैं। बात पता चल गया होगा, 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं, यानी कि डिजिट कहते हैं। अब आप यहां पे समझिएगा, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंकों की कुल संख्या कितनी है। तो आप खुद बताइए, 9 को इधर हो गया, एक ही हो गया तो 10 हो गया, यानी कि अंकों की जो संख्या है ना, अंकों की संख्या वो कितना हो गया बुआ, 10 हो गया। अंकों की संख्या 10 है और 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। ये भी बात पता चल गया होगा, 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। अंकों की कुल संख्या 10 है। एकदम क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं। कहां चलते हैं, आगे। बस आप सिर्फ और सिर्फ बने रहिएगा, है ना। चलिए, अब हम लोग के पास एक टॉपिक आ रहा है, उस टॉपिक का नाम है संख्या। क्या है उस टॉपिक का नाम, संख्या। यू हो इंग्लिश में तो नंबर। क्या होता है इसका इंग्लिश मीनिंग, नंबर, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे आखिर नंबर क्या। अंक जान गए ना, अब अंक के बाद हम लोगों के पास आया है संख्या। तो समझिएगा, संख्या कहते किसको, अंकों के समूह को। किसके समूह को, देखिए, अंकों के
समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। यानी कि अ ग्रुप्स ऑफ डिजिट, अंकों का जो समूह होगा यानी ग्रुप्स ऑफ डिजिट जो होंगे उसी को हम लोग संख्या कहते हैं। अब एग्जांपल थोड़ा आपको देते हैं। 2 क्या है बाबू? 2 क्या है? 2 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है और इसके साथ हम जोड़ दिए 4, तो 2 4 एक ग्रुप में आ गया, एक टीम बन गया। तो अब 2 और 4 एक साथ जब आ गया तो इसको हम अंक नहीं कहेंगे, भूल कर भी नहीं कहेंगे, तो इसको कहेंगे क्या? ये हो गया हम लोग का संख्या। क्या हो गया? संख्या। यानी अंकों का समूह संख्या का, बात पता चला? अंकों का समूह संख्या कहलाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बड़े बड़े अंक, बड़े बड़े संख्या को लीजिए आप। अब बताइए ई अंक है या संख्या? तो ई क्या हो गया? हम लोगों के पास संख्या हो गया। बात पता चला ना? अब आपको पूछेंगे हम, बताइए ई क्या है? आप बताइए क्या है? तो ई हम लोगों के पास क्या है? एक संख्या है, एक नंबर है। बात पता चल गया ना? अंक 0 से लेकर 9 तक और बाकी उसके बाद जितना हो गया सबका सब संख्या। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब समझिएगा एक बात। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? गौर से समझिएगा। क्वेश्चन में पूछा जाएगा एक अंक का, क्या पूछेगा? एक अंक का, जिसमें 2 अंक नहीं होना चाहिए, केवल एक अंक, एक अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या होगा? तो अब आप बताइए, एक अंक 0 से स्टार्ट होता है और 9 पे समाप्त होता है। समझिएगा, 0 से स्टार्ट और 9 पे समाप्त। तो एक अंक में भी सबसे बड़ा कोई होगा, सबसे बड़ा यदि कोई होगा तो वो 9 होगा। तो अब आप बताइए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो अब आपको पता चल गया ना, 9 होगा। एक अंक का सबसे बड़ा संख्या यदि कोई होगा, सबसे ताकतवर कोई संख्या होगा तो वो कौन होगा? क्योंकि बड़ा जो होता है मायने में वो ताकतवर होता है और छोटा जो होता है वो नौकर होता है, उसका कोई वैल्यू प्रतिष्ठा नहीं होता। घर का छोटा होना बहुत बहुत सौभाग्य का बात लोग कहता है, लेकिन नौकर से भी बदतर होता है। तो 9 जो है घर का सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो एक अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या हो गया? 9 हो गया। अब यहीं पे आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या होगा? तो 2 अंक स्टार्ट कहां से होता है? 10 से स्टार्ट होता है ना, और समाप्त कहां पे होता है 2 अंक का? 99 पे। कहे कि 99 के बाद क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 में कितना अंक हो गया? 3 अंक। तो 2 अंक का यदि आपसे पूछेगा 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आपको कहना पड़ेगा 99। बात समझ में आ गया? अब एक ट्रिक दे देते हैं, ये दोनों बात समझ में आ गया ना? अब एक ट्रिक दे देते हैं। अब आपको पूछेगा 3 अंक का बताइए। क्या पूछेगा? 3 अंक का बताइए। तो 3 ठो 9 लगा देना है। क्या लगा देना है? 3 ठो 9 लगा देना। अब यहीं पे आपसे पूछ देगा बउआ, अब रे बउआ यही पूछेगा, अब बताइए 4 अंक का होगा? तो 4 अंक का हो जाएगा 4 गुण 9। हैव यू कहीं कोई दिक्कत? कोई जरा सा नहीं ना हुआ कोई दिक्कत? अब समझिएगा 4 अंक तक का हो गया। 5 अंक का कहेगा 5 गुण 9 कहेंगे, 6 अंक का कहेगा 6 गुण 9 कहेंगे, 7 अंक का कहेगा 7 गुण 9 कहेंगे, 100 अंक का कहेगा बड़ा संख्या 109 का देंगे। किसी को कोई दिक्कत हुआ? एक को जरा सा हुआ? नहीं। समझ गए ना? कितनों डिजिट का लार्जेस्ट नंबर का, कितनों डिजिट का कह दे उतना 9 लिख देना। अब एक बात और हम कहने जा रहे हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक को हम लोग संख्या भी कहते हैं। एकदम पता चल गया कि नहीं चल गया? याद रखिएगा, 0 नंबर भी होगा, डिजिट भी होगा, 1 नंबर भी होगा, डिजिट भी होगा, लेकिन 10 ओनली 4 नंबर होगा, नोट डिजिट होगा। 10 डिजिट नहीं हो सकता है, ग्रुप्स ऑफ डिजिट होगा। क्लियर हो गया ना? एकदम क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक बात आता है, यदि हम लोग बड़ा को जान गए, यदि हम लोग बड़ा को जान गए तो छोटों को जानना जरूरी है। छोटकों का कुछ वैल्यू होता है। छोटका का वैल्यू कब होता है आपको पता है? जब मेहमान घर से चल जाता है तब छोटका फुजियाना स्टार्ट कर देता। आप आवे दिया कहियो पाइन भर करने, तो छोटका का वैल्यू होता है। तो छोटका का वैल्यू बाद में जब मेहमान चल जाए। तो अब आपको पूछेगा एक अंक का छोटी संख्या, यानी सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या।
तो अब देखो एक बात, आप कह दोगे 0, लेकिन गलत बात है। लेकिन 0 नहीं कहना, एक अंक में हमको क्या कहना, 1 कहना। ये बात आपको याद हम करने के लिए कह रहे हैं, ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, वो नहीं कह करके 1 कह रहे, तो थोड़ा तो बात दिक्कत होगा। लेकिन आपको कहेगा 2 अंक का छोटा संख्या, तब आपको क्या कहना बउआ, पता है, 1 पे वो 0 लगा देना। एकदम क्लियर? क्यों? क्योंकि अब आप खुद सोचो ना, 2 अंक का जो सबसे छोटा संख्या स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले जो 2 अंक का स्टार्ट होगा, नंबर 10 से स्टार्ट होगा, और समाप्त कहाँ पे होगा, 99 पे। तो छोटा जो हुआ वो 10 हुआ, बड़ा जो हुआ 99 हो गया। अब यहीं पे समझना, यदि 3 अंक का छोटा कहते तो 100 पे स्टार्ट होगा और 999 पे जाके क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे समझो 4 अंक का कह दिया, तो 1 पे 3 0 हो गया और 4 9 हो गया। शायद अब आपको तो कोई अंदर में डाउटे नहीं होगा नंबर के लिए, कोई डाउट है, कोई जरा सा कोई दिक्कत है तो नंबर और डिजिट अच्छा से समझे कि नहीं समझे। अब कहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे एक क्वेश्चन देखने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है समझिएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे छोटे आप लोग हैं ना, उसी प्रकार का एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाँ, 3 अंक की छोटी संख्या और 2 अंकों की बड़ी संख्या का योगफल और अंतर ज्ञात करें, और अंतर ज्ञात करें। अब समझिएगा बउआ सब, यहाँ पे यही तो फेरा क्या है, एगो बात कह दिया, हाँ, योगफल, एगो बात कह दिया अंतर। योगफल किसको कहता है पते न है, अंतर किसको कहता है पते। तो जानिए क्या होता है, एक होता है योगफल, क्या होता है योगफल, एक होता है अंतर, एक होता है गुणनफल, क्या होता है गुणनफल, एक होता है भागफल। समझिएगा, एक हो गया योगफल, एगो अंतर, एगो गुणनफल, एगो भागफल। तो अब समझिए, योगफल का मतलब होता है जोड़। क्या होता है इसका मतलब, योगफल मतलब हो गया जोड़, और अंतर मतलब हो गया घटाव, गुणनफल मतलब हो गया गुना, भागफल मतलब हो गया भाग। यानी योगफल जोड़, अंतर घटा, गुणनफल गुना, भागफल भाग। बात क्लियर हुआ? तो अब समझिएगा, साइन भी बगल में दे देते हैं, प्लस माइनस गुना और भाग। क्लियर? अब चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और झकास से सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन जो कहेगा वही चीज हम लोग को करना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है 3 अंक की छोटी संख्या। अभी हम ऊपर आप लोग को बताए हैं, 1 अंक की छोटी संख्या 1 होता है, 2 अंक का 10 होता है, और 3 अंक का 100 होता है। तो 3 अंक की छोटी संख्या पता चल गया, और 2 अंक की बड़ी संख्या, यानी कि बाबू बताओ, 1 अंक का बड़ा संख्या 1 गो 9, 2 अंक का बड़ा संख्या 2 गो 9। अब क्या कहना है, संख्या का योगफल। योगफल मतलब क्या होता है बउआ, जोड़। तो दोनों को जोड़ देंगे, 100 और 99 को जोड़ दिए तो हो गया आंसर 199 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? अच्छा से समझ गए? अब अच्छा से भी समझ गए तो आगे चलिए, आगे और कह रहा है, और वही संख्या का अंतर ज्ञात करें। यानी अंतर मतलब होगा घटाओ, 100 माइनस 99 घटा दिए तो आंसर निकल करके आया 1, यही हो गया आंसर। ये भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहीं कोई दिक्कत हुआ है कोई जरा सा? तो अब आप गुणनफल कहेगा तो गुना निकाल दीजिएगा, भागफल कहेगा तो भागा निकाल दीजिएगा, योगफल कहेगा तो जोड़ निकाल दीजिएगा, अंतर कहेगा तो घटा निकाल दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोगों के पास एक नया टॉपिक आता है, जिस टॉपिक का नाम है संख्याओं के प्रकार। क्या है टॉपिक का नाम? संख्याओं के, इसको देखना है, संख्याओं के प्रकार, यानी इंग्लिश के तो टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर। अब हम लोग को इसी को देखना,
तो इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है प्राकृत संख्या। क्या देखना है? प्राकृत संख्या। इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। आखिर ये होता क्या? अब समझते चलिएगा। हम लोग को देखना है संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में बहुत सारे प्रकार है। कल हमने बताया था आपको, पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, भाज्य है, अभाज्य है, सहभाज्य, बहुत सारे हैं। तो एक एक करके हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हमको किसको देखना है? तो प्राकृत संख्या, यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। देखिएगा, नेचुरल नंबर कहते हैं किसको? काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। यानी जो भी संख्या गिनने योग्य है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। पता चला ना? तो जो भी संख्या को हम गिन सकते हैं, यानी कि गिनने वाली संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती स्टार्ट कहां से होता है? हम लोग पढ़े थे बचपन में, गिनती 1 से स्टार्ट होता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, डॉट 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 आता है और इन्फिनिटी आता है। यानी 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहेंगे। बात पता चला? या अपने भाषा में इसको कहेंगे तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब देखिए, अब एक बात आता है क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो आपको पता होना चाहिए सबसे छोटा प्राकृत संख्या जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? सबसे छोटा प्राकृत संख्या आप ही बताइए ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, जा कहां तक रहा है? इन्फिनिटी तक। तो जो सबसे छोटा हुआ वो क्या हो गया? 1 हो गया। तो आपको एक क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, आप बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो 1 है। और प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा से पता चला कि नहीं पता चला? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, यानी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एकदम क्लियर हो गया। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? वो 1 होता है। ये भी हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। प्राकृत के बाद आता है वो पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। समझिएगा, अब हम लोगों के पास एक टॉपिक है पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। अब समझिएगा, एकदम आसानी से समझिएगा और बहुत मजा आ जाएगा, है ना? क्या है? होल नंबर। यानी कि जो गिनती की संख्या को पढ़े हैं ना, बस गिनती की संख्या में 0 मिला देने से बनी संख्या के समूह यानी टीम को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर से समझिएगा, गिनती की संख्या यानी 1 2 3 4 ये संख्या है, इसके समूह में 0 मिला देंगे तब जो संख्याओं का समूह बनेगा उस संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या के समूह में 0 मिला देने से बनी संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या इज स्टार्टेड फ्रॉम 0, यानी कि होल नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 0। 0 से स्टार्ट होगा तो होल नंबर और 1 से स्टार्ट होगा तो नेचुरल नंबर। बात क्लियर हुआ ना? तो सबसे छोटा, अब आपसे पूछेगा, आप बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या, छोटी पूर्ण संख्या तो क्या होगा? 0 होगा। सबसे छोटा पूर्ण क्या होगा? 0 होगा। पता चला? और सबसे छोटा प्राकृत क्या होगा? तो 1 होगा। तो प्राकृत भी क्लियर हो गया और पूर्ण भी क्लियर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। तो प्राकृत भी क्लियर और पूर्ण भी। तो सबसे छोटी प्राकृत 1 और सबसे छोटा पूर्ण, यानी 0 से स्टार्ट हुआ तो पूर्ण संख्या और 1 से स्टार्ट हुआ तो प्राकृत संख्या। अब हम लोग तीसरे पे चलते हैं, यानी नंबर के तीसरे प्रकार को जानते हैं। आखिर तीसरा प्रकार है क्या? है ना? तो तीसरा प्रकार जो है वो है हम लोगों का पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। समझिएगा, कौन सा संख्या? पूर्णांक संख्या।
यदि इसको इंग्लिश में कहे तो इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। पता चल गया ना? कौन सा नंबर? इंटीजर नंबर। अब देखिए पूर्णांक संख्या कहते किसको है, समझिएगा। एक नंबर होता है निगेटिव नंबर। कौन सा नंबर? निगेटिव नंबर। एक होता है पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर। और एक होता है जीरो। अब सबको आप समझिएगा बारीकी से, एक एक करके हम समझाते चलते हैं। पहला हो गया निगेटिव नंबर्स, ऐसा नंबर जो ऋणात्मक हो। क्या हो? ऋणात्मक हो, जिसमें ऋण चिन्ह लगा हो। जिसमें क्या लगा हो? ऋण चिन्ह लगा हो। दूसरा नंबर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर, जिसमें क्या हो? पॉजिटिव शक्ति हो, यानी अपने पर डिपेंड हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर। और एक नंबर होता है जीरो नंबर। एक नंबर क्या होता है? जीरो नंबर। यानी इन तीनों के समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब ऐसे संख्याओं का समूह जिसमें जीरो हो, धनात्मक संख्या हो और ऋणात्मक संख्या हो, उसी के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा। जीरो सहित, क्या बोल रहे हैं? जीरो सहित ऋणात्मक प्राकृत संख्या और धनात्मक प्राकृत संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या बोले? जीरो सहित, क्या बोले? जीरो सहित धनात्मक संख्या, धनात्मक प्राकृत भी आप कह दीजिए, धनात्मक प्राकृत संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया होगा ना? किसके साथ? जीरो के साथ। क्या क्या? धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृत संख्या के समूह को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। अब एक और चीज आपको हम दिखा रहे हैं, बड़ा अच्छा चीज है, आपको अच्छा लगेगा भी। क्या है? जीरो हुआ, क्या हुआ? जीरो हुआ, और इधर जब चलेगा तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 डॉट 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 इंफिनिटी। बात क्लियर? और इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी। यही नंबर को, यही ग्रुप्स को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। आपको पता चल गया ना? यदि आप परिभाषा लिखना चाहते हो, मन है जो सर भाषा भी इसका लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? जीरो सहित, बढ़िया से सुनिएगा, जीरो सहित ऋणात्मक प्राकृत संख्या। क्या कह रहे हैं? जीरो सहित ऋणात्मक प्राकृत संख्या और धनात्मक प्राकृत संख्या के समूह को, और धनात्मक प्राकृत संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और आपके पास ये भी आ गया, तो अब आपको पूर्णांक संख्या भी अच्छा से समझ में आ गया होगा। क्या किया जाए? अब आगे चला जाए, चलते हैं लोग आगे। कहाँ चलते हैं? आगे चलते हैं। कहाँ चल देते हैं बाबू? आगे। अब आगे में क्या है हम लोग के पास? सम संख्या। क्या है? सम संख्या। हम लोग के पास एक संख्या है जिसका नाम है सम संख्या। इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं इवेन नंबर। क्या कहते हैं? इवेन नंबर। पता चला? इवेन नंबर यानी कि सम संख्या। सम संख्या कहते हैं, देखिए सम मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? सम मतलब जोड़ा। ऐसा संख्या जो जोड़ा में हो, उसको तोड़ना बिल्कुल आसान हो, यानी बराबर बराबर फटाफट बढ़ जाए, उसी को हम लोग कहते हैं सम संख्या। अब बताइए आप, दो है ना बाबू, दो को तोड़ना कहीं से टफ होगा? दो को तुरंत तोड़ देंगे एक और एक में, तो एक एक कितना हो गया? तुरंत बट गया ना। बंटवारा में कभी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए लोग कहते हैं बच्चा पैदा कीजिए बराबर, दूटा बेटा तो दूटा बेटी, दोनों का हिस्सा बराबर। आप कर लीजिएगा 12टा, तब ठीक है, कर लिए 13। अब तो लफड़ा है, 3टा बेटा, तो फिर जमीन इधर उधर में मार होगा। मार फंसाने का काम अभी लोग करते, बांट के पैदा कीजिए। ऐसा थोड़ी होता है, गॉड का दिया हुआ चीज है। कौन बेटा आएगा कौन बेटी, इसको कौन जानता? नहीं ना जानता। आप समझिए। तो सम संख्या क्या होता है? जो जोड़ा में हो। ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर, इसका एक ट्रिक भी है शानदार, जिसके इकाई स्थान, आपको पता होगा इकाई क्या होता है, दहाई क्या होता है, एक बार हम बोल भी जाएंगे, है ना? जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4,
6 और 8 रहेगा, जिसके इकाई यानी कि यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा, वह संख्या सम संख्या कहलाएगा। फिर से समझिएगा, जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा, वह संख्या सम संख्या कहलाएगा। परिभाषा कैसे लिखेंगे? ऐसी संख्या, क्या बोलेंगे? ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? अब समझो, आपसे पूछेगा 420 कौन सा संख्या है, तो हमको इधर क्या क्या है उसको नहीं देखना, खाली नेंगरी देखना है और जवाब दे देना। तो नेंगरी में 0 हुआ, और हम लोग का परिभाषा कहता है जिसके भी अंतिम में क्या क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उस सम होगा। तो नेंगरी में देखे 0 है तो सम कहने में कोनो लाज लगेगा हम लोग को, कह दिए इस सम। पता चल गया कि नहीं चल गया? अब आगे देखो, एक बहुत बड़ा सा एग्जाम्पल है, 32, 50, 42, 45, 46, 90, 92, 0, 1, 2, 6, 0, 0, 4। अब इतना बड़ा नंबर, रे बाबा कैसे बताएं जो इस सम है या नहीं? कुछ नहीं देखना है, ये पूरा में कुछ नहीं देखना है, लास्ट में नेंगड़ी देखे 4 है तो देख लिए क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो सम संख्या पहचानने के लिए आप सीख भी गए और इसका परिभाषा भी आप लिखने सीख गए, तो अच्छा से समझ में आ गया। केवल यूनिट डिजिट देख करके बता देंगे इस सम होगा कि विषम होगा। तो यूनिट डिजिट में यदि 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा तो सम होगा। क्लियर? तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहे, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। एक और लोग बताते हैं ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगे, उसको सम संख्या कहते हैं। रे बउआ, इतने टाइम में भागा देने के हमको सबसे बेरोजगार विद्यार्थी हम ही लोग हैं। तो सीधे अंतिम पे देखो, नेंगड़ी देखो, पूछड़ी का जवाब दो। बात क्लियर हुआ ना? तो हम लोग सम संख्या तक देख लिए, किसी को कोई दिक्कत? एक को जरा सा दिक्कत नहीं हुआ होगा अभी तक। अब हम लोग देखेंगे क्या? हाँ, विषम संख्या। क्या देखेंगे? इवेन के बाद हम लोग इवेन के बाद हम लोग को क्या देखना है? हाँ, ओड नंबर। क्या देखना है? ओड नंबर, यानी कि इवेन के बाद ओड यानी कि विषम संख्या। इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं ओड नंबर। कौन सा नंबर? ओड नंबर। ओड नंबर यानी कि विषम संख्या। अब समझो बउआ, आप कहते किसको? जैसे अभी आपको हम बताए थे ना, हाँ, जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो सम होगा। उसी प्रकार से जिसके इकाई यानी कि यूनिट डिजिट का जो अंक होगा, यूनिट पे 1, 3, 5, 7 और 9 रहेगा, वो संख्या विषम संख्या होगा। क्या क्या होगा पता चला? जिसके यूनिट डिजिट पे 1, 3, 5, 7 और 9 रहेगा, वो क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। बात पता चला ना? तो विषम कहेंगे किसको? ऐसी संख्या, परिभाषा बोल रहे हैं, ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 रहे, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एग्जाम्पल 4। अब एग्जाम्पल में आप हमको बताइएगा, इस सम है कि विषम है? फटाक से यदि वीडियो देख रहे थे एक बार कमेंटों में लिखिए दीजिएगा ये क्या है। तो ये कौन सा संख्या है? विषम है। कैसे पता किए? पता इसलिए किए, यूनिट डिजिट क्या है? 5, और यहाँ नोट में हम लोग पढ़े हैं यदि 1, 3, 5, 7 और 9 लास्ट में रहेगा तो वो विषम होगा। इसको कोई नहीं काट सकता। पता चला ना? अब आप ही लोग बताओ, ये हम कमेंट के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दोगे। बताओ तू लोग, जो ई कौन सा संख्या होगा? बता दोगे? पक्का बता के दिखा तो हम समझ जाएंगे। ठीक है, आप कमेंट कर दीजिएगा, हमको पता चल जाएगा आप तेज हैं।
है ना, लास्ट में 7 हुआ तो बताओ 7 हुआ तो कौन संख्या होगा, विषम होगा कि नहीं होगा, एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को बात, एकदम क्लियर समझ में आ गया। तो सम भी समझ गए और विषम भी समझ गए, तो सम और विषम में कहीं कोई डाउट नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं वो बात, 2-3 को आपको हम एग्जाम्पल देते हैं और आपको बताना है जो इस सम है या विषम है। आप बताओ 2 4 6 8 9 6 5 9 बताओ सम है या विषम है। आप बताओ सम है या विषम है, यानी कि ओड है या इवेन है। तो आपका जवाब उधर से आना चाहिए सर ये 100% विषम होगा, यानी कि ओड होगा। क्या होगा, ओड होगा। 100% क्या होगा, विषम होगा। क्यों होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 9 है। क्लियर हो गया। अब एक और देखते हैं हम लोग। अब आप खुद बताओ हमको, अब बताओ ये क्या है। यदि आप जानते हो तो धड़ाक से बताओ लास्ट में क्या है। अरे पीछे कुछ देखना ही नहीं, इसको मारो गोली हटाओ, लास्ट में केवल देखना है क्या है। तो लास्ट में है 2 है तो 100% गारंटी के साथ ही होगा सम, और सम होगा तो इसको कहेंगे इवेन। कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा। और आखिर अभाज्य संख्या होता क्या है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते चलेंगे, आप मेरे साथ अंतिम तक बने रहिएगा। मुझे आशा रहता है आप लोग अंतिम तक बने रहिएगा। तो आज हम लोगों का टॉपिक है अभाज्य संख्या। क्या है टॉपिक, अभाज्य संख्या। यदि आप इसको इंग्लिश में कहना चाहते हो तो इसका नाम है प्राइम नंबर। और आज हम आपको ऐसे करके इसको सिखाएंगे जिसके बाद आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है, अभाज्य संख्या। तो इसको हम लोग सीखने के लिए अब स्टार्ट करते हैं, है ना। आप मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ अंतिम तक बने रहिएगा, है ना। चलिए, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा ऐसा संख्या, क्या कह रहे हैं, ऐसा संख्या जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर, केवल और केवल 2 फैक्टर हो, यानी 2 गुणनखंड हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से दिमाग खोलिए और मेरी बातों को आप अपने दिमाग में घुसाइए। क्या कहता है, ऐसी संख्या, दुनिया का ऐसा संख्या जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो, यानी कि 2 गुणनखंड हो, उसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब वह 2 फैक्टर कौन होगा, तो एक होगा एक होगा एक, दूसरा होगा खुद, एक होगा एक, दूसरा होगा खुद। एग्जाम्पल लेकर के हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप 2 को देखिए, आप एक नंबर को लीजिए जिस नंबर का नाम है 2। अब आप इसमें डिवाइड लगाइए, यानी कि भाग कीजिए, तो 1 से ही पूरा कट जाता है। 1 से यदि भाग लगाते हैं तो कुछ भी नहीं बचता है, इसलिए एक फैक्टर हो रहा है इसका, और दूसरा फैक्टर होगा यह खुद जिसका नाम है 2। यानी कि इससे यदि इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर यानी कि शेषफल बच रहा है 0। तो जब भी शेषफल 0 आ गया उसको डिवाइड लगाने के बाद, तो वह क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। अब आप बताइए इसका 2 फैक्टर के बाद कोई भी तीसरा फैक्टर आप निकाल करके दिखा दीजिए, हम समझ जाएंगे आप भी स्टूडेंट हैं। तो इसके केवल और केवल 2 फैक्टर हुए, तो यह एक अभाज्य संख्या है, हम कह सकते हैं। अभी आपके मन में एक विचार आया होगा, सर आप 1 को क्यों नहीं किए। हाँ बउआ, हमको भी लग रहा था आपके मन में विचार आया होगा। अब हम आपको क्लियर करते हैं। 1 में केवल 1 से भागा लग रहा है, हमको 2 फैक्टर चाहिए किसी भी नंबर का, लेकिन 1 का केवल 1 है, इसलिए यह अभाज्य कभी भी नहीं होगा। यह बात आप गांठ बांध लीजिए। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 होता है जिसके 2 फैक्टर हैं, 1 and 2, 1 and itself। ओके, समझ में आया कि नहीं। और याद रखिएगा दुनिया का एकलौता नंबर 2 है जो सम होने के बाद
अभाज्य है, बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा, और एक नंबर ऐसा है यानी कि 2 जो सम भी है और अभाज्य भी है। समझ में आ गया ना। अब चलिए एक बात देखते हैं, 3 को चेक करते हैं क्या है। आपके कहने पर हम 3 को चेक करते हैं, तो देखिए 3 में 1 से लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, 1 3 जा 3 खत्म, 1 से सब में लगेगा, दुनिया का जितना नंबर है बउआ सब 1 से कट जाएगा। एक में पावर है जी, ताकत है। एक व्यक्ति ऐसे आते हैं परिवार को बदल कर रख देते हैं, वही व्यक्ति है एक, किसी का नहीं सुनता, एकलौता, सबको काटेंगे। जो समझ में आ गया कि नहीं गया। अब देखो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा रे बउआ। यदि 3 से लग गया तो अब इसके बाद किसी से लगेगा, बोलो यह भी अभाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा, होगा ना, पक्का। चलो तो 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य। चेक करते हैं हम आपके कहने पे 4 को, क्या यह अभाज्य होगा, पावर है इसको बनने का। तो देखिए इसमें क्या लग रहा है, 1 से लगेगा ना बउआ, 2 से, 3 से ना, आरो 4 से। अब बताओ कितना फैक्टर हो गया है, 3 को हो गया है ना, तो इसका यो अभाज्य नहीं होगा ये बउआ। समझ में आ गया ना, पक्का आया कि नहीं आया। अब एक और देख ले सर, एक और दिखाइए, चलो हम को दिखाते। 5 को देखो तो, रेनू सब चिल्का सब देखो, 1 से लगा, 2 से, 2 दूनी 5, गधा सब नहीं, 2 से नहीं लगेगा कभी, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, केवल और केवल लगेगा 5 से। इसलिए यह हो गया अभाज्य संख्या, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर, वह नंबर हमेशा का हमेशा प्राइम नंबर होगा। गांठ बांध लीजिए, जीवन भर सोच लीजिए, जीवन भर याद रख लीजिए, कभी भी आप भूलिएगा नहीं। तो जिसके 2 फैक्टर, केवल और केवल 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। समझ में आ गया कि नहीं गया। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 और एक ऐसा नंबर 2 है जो सम भी है और अभाज्य भी है। हमको लगता है आप समझ गए होंगे, समझ गए कि नहीं समझ गए। यदि आप समझ गए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए 7 क्या है, 19 क्या है, 21 क्या है, 49 क्या है, 5 देंगे हम आपको, 1 2 3 4, और एक दे देते हैं 75 क्या है। आप चेक करके पांचों का आंसर बताइएगा, हमको पता चल जाएगा आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, यदि हम अभाज्य को अच्छा से सीख लिए बउआ, तो अभाज्य के बाद हम आ जाते हैं, अभाज्य के बाद हम आ जाते हैं सह अभाज्य के पास। सह अभाज्य संख्या आखिर क्या होता है, सह अभाज्य संख्या आखिर क्या होता है। कौन सा संख्या बउआ, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसको कहा जाता है को प्राइम नंबर। क्या नाम है इसका, को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्या। आप बस मेरे साथ बने रहिए ना, फिर तो दुनिया से डरने की क्या। कहता है प्रिंस इज हियर, देयर इज नो फियर। यदि प्रिंस है तो फिर दिक्कत किस बात की। तो हम तो आपके साथ हैं, बस आप मेरे साथ बने रहिए, हमको भी तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप रहिएगा तभी ना हमको दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं को प्राइम नंबर किसको कहते हैं ना। आप याद रखिएगा, ऐसे 2 नंबर, क्या बोल रहे हैं, ऐसे 2 संख्या जिसका मोसो यानी कि HCF निकालने के बाद 1 आ जाए, उसी संख्या को हम लोग सह अभाज्य युग्म कहते हैं। सह अभाज्य युग्म कहते हैं, सह अभाज्य युग्म कहते हैं किसको, जिसका HCF करने पर 2 आ जाए, नहीं 1 आ जाए, सॉरी, जिसका HCF करने पर 1 आ जाए। 2 नंबर लिए 4 और 5, ये दोनों का HCF करेंगे और यदि 1 आ जाता है तो यह को प्राइम होगा, यानी कि सह अभाज्य होगा। अब चेक करना स्टार्ट करते हैं। 5 बड़ा है, बड़ा बाबू बीच में, छोटा बाबू कहाँ, बगल में। स्वाभाविक है, बड़ा बाबू बीच में, हम बड़ा बाबू,
कौन बाबू? बड़ा बाबू। छोटा बाबू कहाँ चल जाएगा? बगल में। अब भागा कर दिए। अब देखिए यहाँ पे बउआ एक आया, इसको लेकर यहाँ गए, कट गया, पूरा पूरा कट करके एचसीएफ निकल के आया, एक आया, इसलिए हो गया सह अभाज्य। यानी कि जो दो नंबर लेंगे और दोनों नंबर का एचसीएफ निकलेगा 1, तो हम उसको कह देंगे सह अभाज्य संख्या। पता चल गया कि नहीं चल गया? कोनो नंबर आप लीजिए ना बउआ, 5 और 9 ले लीजिए, कोई दिक्कत है क्या? अब इसका एचसीएफ निकालिए तो बड़ा बाबू बीच में, छोटा बाबू बगल में, फटाफट 4 5 एक बार में लगाए ना कि नहीं लगाए? एक आया, 1 से 4 को कटा, 4 बार में कटा, तो एचसीएफ कितना निकला रे बउआ? 1। इसलिए यह भी क्या हो गया रे? सह अभाज्य हो गया। यहो याद हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? पर हम पानी पी लेते, क्या पी ले? बहुत जोर से प्यास लग गया। तो यहां तक समझे कि नहीं समझे? अब देखिएगा आगे। सह अभाज्य हो गया हम लोग का। अब आपको इसमें हम कुछ होमवर्क के लिए दे रहे हैं, है ना? होमवर्क में हम क्या दे रहे हैं, आप बना करके हमको दिखाइएगा एक क्वेश्चन 10 और 15, सेकेंड क्वेश्चन है 15 20 और थर्ड क्वेश्चन है 40 और 90 और फोर्थ क्वेश्चन है 100 और 101। ये दोनों करके दिखाइएगा। तो आप तो बहुत होशियार हो गए इस वीडियो को देखने के बाद। यानी कि दो नंबर है और दोनों नंबर का यदि एचसीएफ 1 निकल गया तो हम उसको कौन सा नंबर कह देंगे? सह अभाज्य संख्या कह देंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कौन सा कहेंगे? सह अभाज्य। यह आपके दिमाग में अच्छा से बैठ गया होगा। बैठा या नहीं बैठा? बैठ गया ना? तो आप ये चारों बना करके पक्का हमको कमेंट कीजिएगा, जिससे हमको बिलीव हो जाएगा आप सीख गए, है ना? तो चले हम आगे। जब हम लोग सह अभाज्य और भाज्य को सीख लिए हैं तो बउआ क्यों ना हम आपको आगे बढ़ाएं। याद रखिएगा, भाज्य संख्या और इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। भाज्य संख्या क्या होता है, सहभाज्य संख्या क्या होता है, उससे पिछले क्लास में देखे थे। सम क्या है, विषम क्या है, प्राकृत क्या है, पूर्ण क्या है, यानी संख्या क्या है, अंक क्या, ये सब सारी चीज हम लोग देख चुके हैं। आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। हाँ, और आप वहां से अच्छे खासे जानकार हो सकते हैं। आज हम लोगों के पास टॉपिक है भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? बड़े आसानी से हम आपको समझाएंगे, है ना? जैसे आप इसको एक अपने भाषा में याद रखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, लैंग्वेज अपना यूज करना है, कॉन्सेप्ट मेरा लेना है। लैंग्वेज मेरा मत लीजिएगा, किसी का लैंग्वेज मत लीजिएगा। हम एक ऐसे व्यक्ति हैं, हम आपको रटने कभी नहीं सिखा सकते। ये मेरे अंदर की टैलेंट नहीं है जो कि हम आपको रटा देंगे। हम आपको सिखा देंगे, ये मेरा वादा। क्योंकि सिखा देंगे तो जीवन भर याद रखिएगा। अपने बच्चे को सिखाइएगा, दादा बनिएगा, अपने पोते को सिखाइएगा। रटा देंगे, पत्नी एक झापड़ मारेगी, आपका सब ज्ञान खत्म हो जाएगा। इसलिए हम रटाएंगे नहीं बाबू, रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा मेरे पास, है ना? चलिए हम सिखाने का प्रयास करते हैं। जीवन भर कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। भाज्य संख्या यानी कि इसका छोटा सा बात आप समझ लीजिएगा, ऐसा संख्या जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उस संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब समझ में आया होगा? ऐसा संख्या जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसी को हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। अब आप बताइए, यानी हम पहला संख्या एक ले रहे हैं 4, जैसे नंबर होता है ना 1 2 3, उसके बाद आता है 4। अब आप खुद बताओ, 1 का फैक्टर केवल 1 है या नहीं है? तो ये तो कभी नहीं होगा। हम क्या बोले, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, केवल 2 फैक्टर नहीं, 2 से ज्यादा यानी 3 4 5 6 इतना फैक्टर होगा, तब जाकर के मैक्सिमम कितना हो सकता है, नथिंग मैटर, बट 2 से कम, यानी कि 3 से कम नहीं होना चाहिए। केवल 1 और 2 को छोड़ने के बाद कुछ ना कुछ और होना चाहिए, तब जाकर के वो भाज्य संख्या होगा, है ना बउआ? तो इसका तो एगो फैक्टर हुआ, ये तो जीवन में कहियो भाज्य संख्या नहीं होगा, ये तो किरिए खा लेना है बाबू। अब 2 को देखो, अब देखो 2 में एगो 1 एगो 2, इसका भी मोर देन 2 तो हुआ नहीं, केवल 2 हो गया, यहो बउआ भाज्य संख्या नहीं होगा। तीनों का वह हाल रेंगनू, 1 और 3, यहो तक कहियो भाज्य संख्या नहीं होगा।
4 को देखते हैं कि रंगबाजी झाड़ रहा था, हम तब भाज्य हैं, देखते हैं है कि नहीं। देखो रे बउआ, 1 से लगा, 2 से लगा, 2 से लग गया ना, 3 से नहीं लगेगा, 4 से। अच्छा बोलो बउआ, मोर देन 2 फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? यदि हो गया तो ये संख्या कौन संख्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। यानी जिस भी संख्या का फैक्टर 2 से ज्यादा हो, यानी मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। याद रखना, जीवन में मत भूलना, ठीक है? मोर देन 2 फैक्टर, जिसका भी 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा वो हमेशा का हमेशा भाज्य संख्या होगा, और जिसका केवल 2 फैक्टर होंगे वो अभाज्य संख्या होगा। गांठ बांध लो। 5 को देखो, 5 का 1 और 5, इसके अलावा कुछ नहीं होता है रे बउआ, इसलिए हमेशा ये संख्या अभाज्य होता है, ठीक है? और 6 को देखो, 6 बाबा जो है, 6 बाबा का एगो 1, एगो 2, एगो 3, एगो 6, कते फैक्टर हो गए है रे बउआ? तो बताओ ये कौन सा होगा? भाज्य होगा कि नहीं होगा? होगा। अब बताओ रे बउआ, तोरे से हम पूछेंगे रे बउआ, बताओ बताओ, 15 भाज्य है कि अभाज्य है? तो 1 से लगा, हाँ, 3 से लगा, 5 से लगा, 15 से लगा, तो अब तुम ही बताओ कि भाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा? हमेशा होगा ना, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ओके, चलते हैं हम आगे। हाँ, आपको होमवर्क देने के लिए ये हमारा जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी है कमेंट में सबका जवाब लिखना। थोड़ा मेहनत करना, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आप मेरे लिए इतना मेहनत नहीं करोगे? करना तो पड़ेगा। एक हाथ से ताली बजता नहीं है, दोनों हाथ से ताली ठका ठक ठका ठक बजाना पड़ेगा। चलो बजाने के लिए होमवर्क लिखते हैं। बताओ बउआ 105 कौन सा संख्या होगा? बताओ बउआ 99 कौन संख्या होगा? यानी भाज्य है या अभाज्य है? नंबर 3 100 कौन संख्या होगा? नंबर 4 50 कौन संख्या होगा? बताओ ताकत। समझ में आ गया ना? तो अब आप समझ गए होंगे भाज्य को भी, अभाज्य को भी, सह अभाज्य को भी, है ना? हम लोग अभी जस्ट सीखेंगे, मतलब कि नेक्स्ट देखेगा। और आज हम लोग का टॉपिक है परिमेय संख्या। कौन सा टॉपिक है? परिमेय संख्या। और दुनिया को आप बताइए आखिर ज्ञान क्यों जरूरी है? परिमेय संख्या, इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। दुनिया को आपको बताना है ज्ञान क्यों जरूरी है। उससे पहले आपको भी ज्ञान तो लेना पड़ेगा। ज्ञान तो मिलेगा यहाँ बाबू तगड़ा, याद रखना, जीवन भर भूलने नहीं देंगे जो भी चीज सिखाएंगे, है ना? चलिए मिलते हैं लोग परिमेय संख्या में। रैशनल नंबर आखिर होता क्या है? आप याद करते आए होंगे, ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जाए, हाँ, और q नॉट इज इक्वल टू 0, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन आज हम आपको एक कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, किसको परिमेय संख्या कहेंगे, किसको परिमेय संख्या कहेंगे, है ना? तो आप मेरे साथ बस और बस देखते चलिएगा। आप याद रखिएगा, परिमेय संख्या का हम छोटा सा एक तरीका बताते हैं पकड़ने का। आप पूर्ण संख्या को देखे हैं, प्राकृत को देखे हैं, पूर्णांक को देखे हैं, बोलते चलिएगा यस सर। पूर्ण को देखे हैं, प्राकृत को देखे हैं, पूर्णांक को देखे हैं, भिन्न संख्या को देखे हैं, देखे या नहीं देखे? ये सभी संख्या को देखें, ये सभी का सभी संख्या परिमेय संख्या है। पूर्ण भी जितना है सब परिमेय है, प्राकृत भी जितना है सब है, पूर्णांक भी जितना है वो सब है, भिन्न भी जितना है वो सब है, ठीक है? याद रखिएगा। एक और आपको हम विशेष वाला बात बताने जा रहे हैं, जितना निगेटिव नंबर है ना बउआ, वो हो परिमेय है रे। ये बहुत बड़का बात बता दिए हम आपको। याद रखिएगा, बच्चा कन्फ्यूजियाता खूब है, -5 कौन संख्या? तो सर ये परिमेय न कहना करे होगा ही हो। यानी कि जितने निगेटिव नंबर है, जितना भिन्न संख्या है, जितना पूर्णांक संख्या है, जितना प्राकृत है, पूर्ण है, इस सब का सब नंबर परिमेय संख्या है। बात पता चला? अब आपको हम एक और बात बताने जा रहे हैं। हम लोग तो परिभाषा पढ़े हैं, p/q के फॉर्म में लिखेंगे, p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में लिखेंगे, और q बराबर कभी भी 0 नहीं होगा।
q बराबर कभी भी 0 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। लेकिन आज हम लोग जाने पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक, भिन्न संख्या, पॉजिटिव, नेगेटिव सब नंबर क्या है आपको पता होना चाहिए। इस सब का सब नंबर परिमेय संख्या। तो अब इसका परिभाषा यदि बोलना पड़े तो क्या बोलेंगे, ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके और q बराबर कभी भी 0 नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बउआ, परिमेय संख्या कहते हैं। या एक छोटा सा परिभाषा कहेंगे, वे सभी संख्या जो पूर्णांक हो, भिन्न हो, हाँ, जो वे सभी संख्या जो पूर्णांक हो, भिन्न हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, पता चला आपको, परिमेय संख्या कहेंगे। यानी कि जितने पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, भिन्न संख्या, ये सभी संख्या परिमेय संख्या है। आप याद रखिएगा। एक और आपको हम तगड़ा कॉन्सेप्ट देने जाते हैं, तगड़ा मतलब महातगड़ा, उस कॉन्सेप्ट में है, याद रखिएगा। यदि कोई नंबर अंदर रूट में है, एग्जाम्पल 4 अंदर रूट 9, यदि वह रूट में है तो क्या वह परिमेय हो सकता है। तो आप याद रखिएगा, जिस भी संख्या का वर्ग टूटेगा वर्ग होगा, जैसे 9 का वर्ग होगा 3 इंटू 3, तो देखिए 2 को 3 हुआ तो एक और, मतलब इसका यदि हम डिटेल करें तो 3 का स्क्वायर, स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, बचा क्या 3। बताओ 3 परिमेय होगा कि नहीं होगा। तो रूट में रहने के बाद यदि उसका रूट टूट जाए तो वह भी नंबर परिमेय संख्या हो जाता है। यह भी बात आपको याद हो गया होगा। ऐसा संख्या यदि रूट में हो और उसका रूट टूट जाए, जैसे अंदर रूट 60, बोलो रे बउआ 4 का स्क्वायर और स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, तो बचा क्या 4 परिमेय होगा कि नहीं होगा। यदि किसी भी संख्या का रूट खत्म होगा तो परिमेय होगा। यदि कोई संख्या प्राकृत हो, पूर्ण हो, पूर्णांक सब हो, तब भी वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। यह भी बात आपको पता चल गया होगा। तो यह भी संख्या क्या है, परिमेय संख्या। अब एक और बात बताते हैं, 2.3456 इस तरह का संख्या रहे और आगे कुछ ना रहे, ऐसे रहे रेखरिंग खकरिंग कुछ ना रहे, तो यह भी संख्या आपका परिमेय संख्या होता है। यह भी बात आपका क्लियर हो गया होगा। ऐसे करके आपको एग्जाम में पूछता है बउआ क्वेश्चन। तो अब मेरे ख्याल से, मेरे दिमाग से लगता आपको कहीं पे डाउट नहीं होगा, है ना। हम एमसीक्यू जब कराएंगे तो सब बात आप ही से पूछेंगे, इसलिए हमको लगता है परिमेय भी आपके दिमाग में अच्छा से बैठ गया। अब एक बात लेकिन यहाँ पे हमको बोलना है, जोरदार वाला बात बोलना है। बात क्या है बउआ, अब एक बात देखो तुम लोग, है ना, 4/0 और 0/4, ये दोनों का कॉन्सेप्ट को तुमको पकड़ना पड़ेगा। एक बात बताओ बउआ, जैसे नीचे में 0 आया तो हमारा दिमाग में सेट हो गया है कि कहियो परिमेय नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बचपने से ये बात पढ़ते हैं। और ऊपर में 0 है, कोई बात नहीं दादा, ये तो हमारा परिमेय होगा, क्योंकि कभी भी Q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। P में 0 हो सकता है, क्या ना हो सकता है, तो हो गया, क्या दिक्कत है। लेकिन ये बात हम लोग जानबूझ करते हैं 0 लगाने से होता की है। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं, यदि किसी संख्या के नीचे में 0 लग जाए तो उसका औकात जो होता है अनंत बराबर हो जाता है, यानी इन्फिनिटी हो जाता है। इसलिए उस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। और यदि किसी संख्या में 4 यानी कि नंबर से डिवाइड किया जाए तो उसका आंसर जो निकलता है वो 0 निकल के आता है। और 0 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या भी है। 0 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या भी है। और अनंत का तो कहीं नंबरिंग नहीं है, इसलिए आपको दिमाग में बात याद रखना, 0 से किसी नंबर में यदि हम भागा करते हैं तो आंसर इन्फिनिटी आता है। और 0 से किसी नंबर में डिवाइड किए तो इन्फिनिटी, और 0 में भी किसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अब मेरे ख्याल से चिल्का सबका सब भी डाउट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट है क्या। अब चलो बउआ आगे चले। अब हम लोग के पास एक टॉपिक आ गया, इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या बउआ, रे चिल्का सब अपरिमेय संख्या। यदि इसको हम कहे इंग्लिश में तो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। छोटा सा बात आपको याद होगा, इसी संख्या
जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके और q बराबर क्या हो 0 हो। अब समझना, यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, इसका एक फॉर्मेट है। यानी कि मेरा एक बात याद रखो, जो भी संख्या रूट में हो, जो भी संख्या रूट में हो और उसका रूट खत्म न हो, जो भी संख्या रूट में हो और उसका रूट खत्म न हो, वो अपरिमेय संख्या होगा। हमको संख्या पहचानना है ना, जो भी संख्या रूट में हो और उसका रूट खत्म ना हो वह संख्या अपरिमेय संख्या होता है, पहला बात। दूसरा संख्या, यदि किसी संख्या का फॉर्मेट CXY XXY XXXXY डॉट 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 के फॉर्मेट में रहे तो वह भी संख्या अपरिमेय संख्या होता है। पहला, ऐसा संख्या जो रूट में पैक हो, रूट में बंद हो, वह अपरिमेय होता है। और ऐसा संख्या जो CXY XXY XXXY के फॉर्मेट में रहे वह भी संख्या अपरिमेय होता है। व्हाट मतलब एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, तो 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके का संख्या आप देखते होंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा, जो पहचाने कैसे, कंफ्यूज में पड़ जाते हो। आप याद रखना, ये दोनों फॉर्मेट अपरिमेय संख्या का है, यानी कि जो भी संख्या अंदर रूप में बंद होगा वो अपरिमेय होगा, और जो भी संख्या CXY XXY XXXY के फॉर्मेट में रहेगा वह संख्या अपरिमेय संख्या होगा। या किसी संख्या के, अब एक और बात देख लो थोड़ा सा, जिसको तुम बचपन से पढ़ते आए हो, वो बात हम नहीं बताएंगे तो तुम कहोगे सर आप तो खाली एडवांस से बात बता दिए, बच्चा वाला बात कहाँ बताए। तो ले बच्चों वाला सीख, बच्चा वाला है 4/0 की कहबै सर, तो की कहबै ने, ई भेले अपरिमेय, की भेले रे बउआ, बउआ सब ई भेले अपरिमेय। पता चला, जिसके भी नीचे में 0 हो गया वो अपरिमेय हो गया। CXY के फॉर्मेट में लिख दिए अपरिमेय हो गया, रूट से बाहर नहीं गया अपरिमेय हो गया। या तीन को तेकर आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, औकात है, एकर की औकात, कुछ औकात गेलो खत्म। तब परिमेय और अपरिमेय सीखे कि नहीं सीखे, सीखे तो पक्का एक बार आप इसको अपने दोस्तों में भेजिएगा। अभी बने रहना है, अभी हम लोग आगे चल रहे हैं बउआ सब। अब हम लोगों के पास यानी कि जो चैप्टर का नाम था वही टॉपिक आ गया, जिसको हम लोग कहते हैं बउआ रे, बउआ सब रे, कहते हैं उसको वास्तविक संख्या। कौन सा संख्या, वास्तविक संख्या, यू कहो इंग्लिश में रियल नंबर। कौन सा नंबर, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। अब समझो, मेरा एक बात याद रखो ना, हम पहले क्या बोले हैं, हम कॉन्सेप्ट देंगे, क्योंकि वो कहावत है कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज पावर। ठोक के कहते हैं, ठोक के देंगे, क्योंकि हम वो टीचर हैं जो आपको 3 काम जरूर करेंगे आपके साथ, रोकेंगे, टोकेंगे और ठोकेंगे। जरूरत पड़ेगा बाबू नहीं कर, रोकेंगे, जरूरत पड़ेगा टोकेंगे, हे रे सुगा हे ना क्या ले, जरूरत पड़ेगा ठोकबो करते हैं। कभी ऑफलाइन में आकर के पूछिएगा बच्चा सबसे, भर पेट ठोकते हैं, वो बात याद रखिएगा। तो 3 काम हम करेंगे, रोकेंगे, टोकेंगे और ठोकेंगे, क्योंकि अपने आप को शिक्षक कहकर कभी नहीं पुकारते, अपने आप को एक गुरु के दृष्टि से देखते। और मेरे जितने बच्चे हुए सभी शिष्य हैं, याद रखिएगा। कभी ऑफलाइन में आप आइए ना, तब आपको पता चलेगा, है ना। तो क्योंकि आपको बनाना मेरा कर्तव्य है। एक लाइन है, टीचर्स आर फ्यूचर मेकर ऑफ माई नेशन, टीचर्स आर फ्यूचर मेकर ऑफ माई नेशन एंड स्टूडेंट्स आर फ्यूचर ऑफ माई नेशन, सो मस्ट ओबे देम। यदि आपका हम भविष्य बनाएंगे तो गारंटी आप मेरा इज्जत करोगे, यदि हम आपका भविष्य नहीं बना पाएंगे तो आप मेरा रिस्पेक्ट करोगे कैसे। तो आपके भविष्य को बनाने में हमको जो ताकत लगेगा, चाहे रोकना पड़ेगा, चाहे टोकना पड़ेगा, चाहे ठोकना पड़ेगा, सब काम करेंगे। आप मेरे साथ बने रहो, हम भी आपके साथ बने रहेंगे, है ना। तो चलिए, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो अब एक दिमाग में बात बैठाओ, दुनिया का जितना नंबर है, दुनिया का जितना संख्या है, सबका सब रियल नंबर है। चाहे 1 को हो, 2 को हो, √5 को हो, 4/5 को हो, 0/5 को हो, 5/0 को हो, 6 को हो, -9 को हो, मतलब दुनिया का सब संख्या वास्तविक संख्या। इसका परिभाषा याद रखो। हुआ, वे सभी नंबर जो दुनिया में प्रेजेंट है, उपस्थित है, वास्तविक हैं।
आरो बढ़िया से कहेगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और कुछ कहेगा, अ ग्रुप्स ऑफ रियल नंबर एंड क्या कहता है, अ ग्रुप्स ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? शायद आपको यहाँ तक मस्त से समझ में आ गया होगा दुनिया के सभी नंबर। इसलिए दुनिया भर में आप इस वीडियो को पहुंचाइए, दुनिया के सब लोग इस नंबर को जाने। इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी चैप्टर को भी पढ़ाना है, वो एकदम अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एंड एलसीएम। आज हमको इन्हीं टॉपिक पे चर्चा करना है। बस आप मेरे साथ अंतिम तक जुड़े रहिएगा, और पीछे का यदि वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा और सारा वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक दिया हुआ है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सारा वीडियो दिया हुआ है ना। तो चलिए, आज हम लोग के पास एक क्वेश्चन है छोटा सा। आखिर अभाज्य गुणनखंड के विधि से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम किसी नंबर का कैसे निकालें? मेरे पास दो नंबर है, एक नंबर है 18 और एक नंबर है 30। अब हमको इसका एचसीएफ और एलसीएम चाहिए। तो आपको एक बात दिमाग में बैठाना है, जो भी नंबर मिलेगा उस नंबर का पहले आपको फैक्टर कर लेना है ना। तो सबसे पहले हम लोग को एक नंबर मिला है 18 और एक नंबर मिला है 30। तो इन दोनों नंबर का हमको क्या करना है? फैक्टर करना है। ठीक है, बस आप देखिए, हम फैक्टर करने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले इसको लगाएंगे 2 से लगाए तो 9 टर्म में लग गया, फिर 3 से लगाए तो 3 हो गया। अब तो लगेगा ही नहीं तो छोड़ देंगे। फिर देखिए 30 में लगा रहे, 2 से लगाए 15 हुआ, 3 से लगाए 5 हुआ। अब तो लगेगा ही नहीं, तो जो में नहीं लगेगा उसको वहां पे छोड़ देना है ना। तो फैक्टर कर दिया। अब एक काम हम लोग को यहाँ पे करना क्या, इसको लिख देना है। क्या लिख दिए? 2 3 3 लिख दिए, है ना। अब इसको लिख दीजिए 2 3 और 5 लिख दिए ना। ठीक, अब हम लोग को करना क्या है? निकालना है क्या? दो चीज, एक एचसीएफ और एक एलसीएफ। समझिएगा, एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ता है और एलसीएम के लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक, जो महत्तम हो, जो ज्यादा हो, महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं लॉसॉ, उसी को पूरा हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, है ना। तो एचसीएफ और एलसीएम, अब समझिए कैसे किसी चीज का एचसीएफ बताएंगे। तो आपके पास दो चीज है, देखिए, एक यहाँ का फैक्टर है और यहाँ का फैक्टर है। आपको एक चीज जज करना पड़ेगा, इन दोनों फैक्टर में क्या चीज कॉमन है। तो कॉमन है एगो 2 यहाँ भी, एगो 2 यहाँ पे। तो एचसीएफ में पहला 2 ले लेना है हम लोग को। जो चीज कॉमन रहेगा ना उसको एचसीएफ में जाकर के लिख देना है। सेकेंड देखिए क्या है, एगो 3 यहाँ पे, एगो 3 यहाँ पे। तो दोनों में 3 है तो एगो 3 को भी ले लेना है। अब बताइए कुछ कॉमन है? नहीं है, बस एक काम कर देना है, 2 3 या कितना हो गया? 6। तो इसका एचसीएफ बाबू कितना निकल के आ गया? 6। शायद इन दोनों नंबर का आप एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालने के लिए सीख गए होंगे। यानी दोनों में जो कॉमन फैक्टर आएगा वही एचसीएफ होगा, यानी कि उसका मल्टीपल क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम को जानते हैं। एलसीएम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इन दोनों नंबर को लिखना पड़ेगा। तो दोनों नंबर को हम लिख दिए। लिखने के बाद जो बच गया, बचा क्या? 3 बच गया और 5 बच गया। बस इसको आप इनटू में लिख दीजिए और सबको मल्टीपल कर दीजिए। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा कितना हो गया? 90। तो इसका एलसीएम हो गया 90 और एचसीएफ हो गया इसका 6। शायद आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से क्या? एलसीएम और एचसीएफ। अब आपको हम 3 डिजिट का बताते हैं। 3 डिजिट का होता कैसे? ये तो 2 डिजिट का था ना, अब आपको हम 3 डिजिट का बता रहे हैं। जैसे आपको क्वेश्चन है 12, 15 और 18, इस क्वेश्चन का एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग को निकालना है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग निकलेगा आखिर कैसे।
क्या निकालने के लिए जा रहे हैं? एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? 12 का अलग से फैक्टर, 15 का अलग से, 18 का अलग से, तीनों का अलग अलग फैक्टर करना है। तो करने के लिए चल दिए, 2 से 6, 2 से 3, अब तो लगेगा नहीं, छोड़ दीजिए। 3 से 5, अब तो लगेगा नहीं। 2 से 9, 3 से 3, अब इसमें भी नहीं लगेगा तो इसको छोड़ दिए, कोई दिक्कत? अब समझिएगा। अब आपको हम बताए थे एचसीएफ लिख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए? एलसीएम लिख दीजिए। एक और करीब आपको समझदारी वाला बात हम बता देते। पहला क्या था? 2, 2 और 3, ठीक। दूसरा में क्या था? 3, 5, ठीक। और तीसरा में हम लोग का क्या आया? 2, 3, 3। अब तो कुछ नहीं आया, यही हम लोग के पास है। अब आप बताइए तीनों में कॉमन क्या है, यानी कि तीनों में ऐसा कौन सा डिजिट है जो तीनों में है, या कौन सा नंबर है जो तीनों में है? तो पहला में भी 3 है, दूसरा में भी 3 है, और तीसरा में भी 3 है। तो 3 इसका क्या हो गया है? एचसीएफ हो गया है। और कोई नंबर है क्या? नहीं है ना, केवल 3 था, इसलिए इसका एचसीएफ हो गया 3। अब देखिए एलसीएम में आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो 3 को लिख देना पड़ेगा, फिर बाकी जो भी बच गया उसको लिख दीजिए। क्या बचा? 2, फिर 1, 2, फिर 5, फिर 2, फिर 3। अब तो कुछ नहीं बचा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। कितना हो गया? 5 या 15, 15 या 45, दूना 90, दूना 180, 180 दूना 360, आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको कितनों डिजिट का मिल जाए आप खटाक से बना दोगे। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ अच्छा से समझ में आ गया होगा। किस विधि से? फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए, यदि आप समझ गए हैं दोनों को, ठीक है, तो आप एक होमवर्क में हमको बना करके दिखाइएगा, ठीक है। तो होमवर्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 45, 60, ये हो गया 2 डिजिट का। और क्वेश्चन नंबर 2 है बउआ 120, 100 और 90, यानी कि ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके दे देना है। मेरे ख्याल से आप एचसीएफ और एलसीएम को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ बात आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है ना। चलिए, अब आपके पास एक बात आएगा। हम लोग सम संख्या पढ़े हुए हैं, यदि नहीं पढ़े हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में वीडियो निकालिए, उसको पूरा देखिए। अब आपको एक चीज कहेगा, 2 सम संख्या का मौसौ यदि कहा तो एचसीएफ कह दिया, मौसौ यदि कहा तो एचसीएफ कह दिया। जैसे 2 सम संख्या लेंगे, मान लेते हैं 10 लिए 18 लिए, तो इसका जो है क्या निकलेगा? मौसौ। तो समझिएगा 10 और 18, एक बार में 10, 8 आया, 10, 8, 2 हुआ 8। आपको याद करना पड़ेगा, जब भी हम 2 सम संख्या ले रहे हैं, और यहां पे एक बात याद रखना पड़ेगा, ये तो हम लंबा वाला ले लिए तो ठीक है, लेकिन उसमें एक शब्द लिखा रहेगा लगातार। कैसा होगा? लगातार। 2 लगातार सम संख्या जब हम लोग लेंगे तो उसका एचसीएफ जब भी निकलेगा तो वो निकल करके आएगा 2। जैसे आप और एग्जांपल लीजिए, 10, 12, जरूर इसका कमेंट में कीजिए, 14, 16, 18, 20, इस टाइप का आप लेते चलिए। लगातार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लगातार होना चाहिए। तो जो भी लगातार सम संख्या होगा उसका एचसीएफ 2 निकल करके आएगा। क्लियर हो गया होगा? चलिए, आप याद रखिएगा, हमेशा 2 इवन नंबर का एचसीएफ जो निकलता है वो 2 आता है। अब आगे चलते बउआ हम लोग, है ना। तो चलिए, आगे चलने के कड़ी में एक बात आपको हम और बता रहे हैं। आपको कहेगा 2 विषम संख्या का, तो जब भी सम का कहा तो 2, और लगातार विषम संख्या का, कैसा विषम संख्या का? लगातार विषम का जो निकलेगा वो निकलेगा 1। आप चेक करके हमको कमेंट में बताइएगा। 3, 5, 5, 7,
7 11, ये तीनों का चेक करके बताइएगा कितना निकल के आ रहा है। तो सम में जो बना यानी इवेन में जो बना वो 2 बन गया और ओड में जो बना वो 1 बन गया। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो 2 लगातार यानी कंटिन्यू नंबर जो होगा ओड में उसका एचसीएफ 1 निकलेगा और 2 कंटिन्यू इवेन नंबर जब होगा तो उसका एचसीएफ 2 निकल करके आ जाएगा। समझ गए? तो यहां तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसी में आपको एक और बात कहिएगा, थोड़ा और जान लेते हैं ना, जो कि ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटे हम लोग का। अब हम लोग के पास है 2 अभाज्य संख्या जब होगा तो क्या होगा? जब 2 अभाज्य भी होगा ना बउआ तो उसका एचसीएफ जो है 1 ही निकल करके आएगा। यह भी बात आप याद कर दीजिए। तो शायद यहां तक आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा और एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपका नहीं छूटेगा। अभी थोड़ा सा इसमें एक और टॉपिक, कैसे हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। टॉपिक है 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल, मल्टीपल्स ऑफ 2 नंबर या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर याद रखिए, बेहतर है ना। चलिए अब एक बात देखिए, यहाँ पे समझिएगा आप लोग से तो होशियार को है न, ठीक है? तो समझते प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब एक बात क्या होता है, इससे पिछले वाले क्लास में हम आपको एचसीएफ और एलसीएम समझा चुके हैं, तो आज दिक्कत नहीं होगी। एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या होता है पता चला? 2 संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब आप समझिएगा आखिर ये 2 संख्या है कौन। तो जो एक संख्या होता है उसको हम लोग पहली संख्या कहते हैं और दूसरा संख्या जो होता है उसको दूसरी संख्या कहते हैं। तो आप उस संख्या को इंडिकेट करने के लिए आप ए और बी ले सकते हैं। ए मतलब पहली संख्या, जहां याद रखिएगा जहां ए जो है वो है पहली संख्या। कौन सा संख्या हुआ? पहली संख्या। और बी जो है वो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या। समझ में आ गया? तो ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। आपको याद रखना पड़ेगा ये बात, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। याद रहेगा? बढ़िया से याद रखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। 2 संख्या को डिनोट किए हैं, पहला संख्या को ए से, दूसरा संख्या को बी से, इसलिए ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अच्छा से आपको याद हो गया होगा। अब जब हम कई फॉर्मूला को तैयार करेंगे, बस आप मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ बने रहिए और मजा लीजिए इस चैप्टर का, समझिएगा। अब आपको कहेगा बताइए पहली संख्या बराबर क्या होगा। तो अब आप थोड़ा सा समझिएगा मेरे साथ और डाउटे क्लियर हो जाएगा। क्या कहा? 2 संख्याओं का गुणनफल होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होता है। तो पहला संख्या बराबर क्या होगा? मान लेते पहला संख्या है ना, केवल हमको पहला संख्या कह रहा है, तब हम क्या करेंगे? इधर क्या है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब बटे में देखो बाबू, ये दूसरा संख्या है ना, यहाँ पे आगे लटका दो दूसरी संख्या। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहली संख्या बराबर फॉर्मूला बन करके तैयार हुआ, पहली संख्या बराबर फॉर्मूला बन करके तैयार हुआ एचसीएफ गुना एलसीएम बटे दूसरी संख्या। शायद क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी से एक और फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप देखते रहिए खाली, है ना। फॉर्मूला बनाए हैं दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? तो वही होगा एचसीएफ गुना एलसीएम। अब बटे में क्या हो जाएगा? पहली संख्या। तो आप यहाँ पे आपको एक दिमाग लगाना है, भारी चीज तो है ना। पहला पूछेगा तो नीचा में लटकाएंगे दोसर के, दोसर पूछेगा तो पहला को लटका देंगे। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहला तो दोसर, दोसर तो पहला, पहला तो दोसर, दोसर तो पहला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे एक और बात आपको पूछेगा, मेरे ख्याल से पूछेगा और आपको जवाब देना है। कहेगा
HCF बराबर बताइए, तब आप क्या कहोगे? पूछेगा HCF बराबर क्या होता है, आपको कहना पड़ेगा A गुना B बटे LCM, A गुना B बटे LCM। मतलब कि HCF बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लॉसो, बटे लॉसो। यही पूछ देगा LCM बराबर, तो आपको कहना पड़ेगा A गुना B बटे HCF। तो ये चीज आपको कहना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। तो चारों फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर गए होंगे मेरे ख्याल से, हमको विश्वास है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, चलिएगा क्वेश्चन देखिए क्या क्या है। जैसे समझिएगा एक क्वेश्चन है, HCF दिया हुआ है 2, LCM दिया हुआ है 5 या आप 50 ले लीजिए, और पहला संख्या दिया हुआ है 5, तो आपको बताना है B क्या होगा, यानी दूसरी संख्या क्या होगा। तो दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं HCF इंटू LCM बटे पहली संख्या। अब बताइए HCF कितना दिया हुआ है 2, LCM कितना दिया हुआ है 50, और पहला संख्या कितना है 5, 5 दही 50, तो 10 हो गया, 10 दूना कितना हो गया 20, तो 20 इसका क्या निकल करके आ गया, दूसरा संख्या। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, यदि आ गया होगा तो आप हमको बना करके कमेंट कीजिएगा। HCF है 2, हाँ LCM है 60, पहला संख्या है 20, तो आपको दूसरा संख्या निकाल करके बताना है और जवाब कमेंट बॉक्स में करना है। शायद आपको ई भी पार्ट अच्छा से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट को लेकर के, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और प्लेलिस्ट का इस्तेमाल भरपूर कीजिए। यदि कोई टॉपिक छूट गया हो तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास टॉपिक अवेलेबल है। आगे पढ़ाएंगे तो आपको इस टाइम में मिलते रहेगा और आप डेली हम लोग का टॉपिक है शांत और अशांत, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आज आपको हम दोनों के बारे में अच्छे से बताने जा रहे हैं और आप अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। मुझे आशा है, विश्वास है, भरोसा है ना। चलिए आज हम लोग का टॉपिक है शांत और अशांत दशमलव प्रसार। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बड़ा आसानी से आपको हम समझाएंगे, बस आप अंतिम तक बने रहिएगा, है ना। चलिए है क्या, सबसे पहले हम लोग शांत को समझेंगे, फिर जाकर के अशांत को समझेंगे। आखिर शांत होता क्या, परिभाषा भी जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। देखिए एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, एक चीज होता है अंश और एक चीज होता है हर। और जब इन दोनों यानी अंश बटे हर के बारे में पूछा जाए तो अंश बटे हर बराबर होता है भिन्न। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहा जाता है, हर को डिनोमिनेटर कहा जाता है और भिन्न को फ्रैक्शन कहा जाता है। तो बस आपको ये बात याद रखना है, भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है, यानी फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए अब देखते हैं हम लोग, हमको अंश से न के बराबर मतलब रखना है, अंश से कोई मतलब नहीं रखना है। बस हम आपको यही टॉपिक डील कर रहे हैं, केवल ध्यान बनाए रखिए। हमको अंश से मतलब न के बराबर है, समझ में आ गया। मतलब है तो है केवल हर से, मतलब है तो है केवल हर से। इसलिए हर पे तगड़ी नजर, पतली नजर, हर एक नजर बनाए रखना है। चलिए अब हम एक फ्रैक्शन को लिखते हैं, यानी भिन्न को लिखते हैं 4/100। ठीक है, क्या बनाना है 4/100। आपको पूछेगा बताइए यह भिन्न जो है शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है, कैसे बताएंगे हम लोग। तो अब चलिए हम बताने जा रहे हैं। हम आपको बोले हैं इससे मतलब बहुत कम रखना है, बहुत कम, केवल और केवल 4 से इसको कटा दीजिए। तो कितना टर्म में कट गया, 25 टर्म में कट गया। कटा या नहीं कटा, कट गया ना। अब आप ऊपर देखिए क्या है 1 और नीचे क्या है 25, है या नहीं है।
तो आप एकदम गांठ बांध लीजिए, ऊपर को भूल जाइए। भूले, एकदम भूले कि नहीं भूले। केवल क्या है नीचे, नीचे में क्या है 25, इसको साइड में ला करके इसका फैक्टर कीजिए, कितना हुआ 5 और 5, क्या हो गया इसका फैक्टर 1/5 × 5, बेस्ट से लिखेंगे 1/5 का स्क्वायर। अब हम आपको एक बात बताते हैं, यदि किसी भिन्न का हर का गुणनखंड, यदि किसी भिन्न का हर का गुणनखंड 2 और 5 रहे, क्या बोल रहे हैं, यदि किसी भिन्न के हर का गुणनखंड 2 और 5 रहे, केवल और केवल रहे, इसके अलावा कुछ भी ना रहे, केवल 2 और 5 रहे, तो वह शांत होता है अथवा अशांत होता है। तो केवल क्या आया है 5 का स्क्वायर आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या होगा, शांत होगा। हम क्या बोले, केवल और केवल, क्या बोल रहे हैं, याद रखिएगा, किसी भी भिन्न के हर का गुणनफल, हर का गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का होगा, तो वह शांत होगा। इसके अलावा कुछ भी होगा वो अशांत होगा। 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का होगा तो ये शांत होगा, इसलिए 5 पे पावर 2n मतलब होता है नंबर इसके रूप का है, इसलिए यह शांत है। आप गांठ बांध लीजिए, ऐसा भिन्न, परिभाषा लिखिएगा यदि कॉपी लेकर के बैठे होंगे, ऐसा भिन्न जिसके हर का गुणनखंड 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का होगा, वह शांत होगा। यह बात आप तय कर दीजिए, है ना। अब चलिए हम आपको और डिटेल करने जा रहे हैं, है ना। चलिए अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, अब थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाइएगा। कह रहे हैं 4/10, समझिए क्या है 4/10, है ना। 2 2 या 4, 2 5 या 10, तो क्या हो गया 2/5। नीचे में क्या आया, ऊपर क्या है ना, हमको कोई मतलब, ऊपर से कोई मतलब है नहीं। नीचे आइले 5, क्या होगा, शांत। पता चला, आपको पता चल गया होगा, हमको विश्वास है। अब चलिए, अब आपको हम पूछ रहे हैं, बताइए 3/20 शांत है या अशांत, कैसे बताएंगे। तो ऊपर से देखो, कटेगा नहीं ना, नहीं कटेगा, छोड़ दो इसको, ऊपर को भूल जाओ, भूल गए। 20 का फैक्टर करेंगे बउआ, 2 से 10, 2 से 5, अब तो नहीं होगा ना, क्या आया 2 × 2 × 5, अच्छा से लिखे तो 2 का स्क्वायर × 5। अब आप बताइए 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का है ना, यदि है तो इसमें लिखेंगे कि शांत है। समझ में आया कि नहीं आया। तो फिर से इसका डिफिनेशन एक बार बोल लेते हैं, यदि किसी भिन्न के हर का गुणनखंड 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का होगा तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा। यह परिभाषा आप लिख लीजिए, और इसका यही बेस्ट फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला यही सबसे बेस्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। केवल 2 भी आ जाए तब भी शांत, केवल 5 आ जाए तब भी शांत, 2 और 5 आ जाए तब भी शांत, इसके अलावा कुछ भी आए तो होगा अशांत। समझ में आ गया कि नहीं? क्या एक खराब आदमी आकर पूरे माहौल को खराब कर देता, उसी आदमी को अशांत आदमी कहते हैं। तो 2 और 5 पूरे दुनिया का सबसे शरीफ बच्चा है, इसलिए इसको शांत में रखा गया है। अब देखिए, अब हम आगे लेकर आपको अशांत दशमलव को समझाने चल रहे, बस आप मेरे साथ बने रहो, है ना। चलिए अब हम लोग समझेंगे किसको, अशांत दशमलव को। कौन सा, जिसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार। कौन सा, अशांत दशमलव प्रसार, है ना। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं, समझे हुए हैं। इसका फॉर्मेट किसके रूप में नहीं होगा, 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप को छोड़ करके कुछ भी होगा, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर n, 4 पे पावर m, 6 पे पावर q, ये सब का फॉर्मेट होगा, लेकिन ये फॉर्मेट का नहीं होगा। समझ में आ गया ना।
ऐसा भिन्न, परिभाषा लिखिएगा अशांत दशमलव प्रसार का, ऐसा भिन्न जिसके हर का गुणनखंड 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का नहीं होगा, उसे अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। एग्जाम्पल 4, 3/9, तो 3 3 जा 9 हुआ, तो 1/3 हो गया। बताइए 2 पे पावर का रूप का न है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे अशांत दशमलव। किसी को कोई दिक्कत, एक को जरा सा दिक्कत हुआ है क्या? तो हम लोग शांत और अशांत को समझ गए। अब आपका इच्छा होगा सर कुछ क्वेश्चन और करवाइए ना, तो हम भी करवा देते आपको। आप बताइए 1/30 क्या होगा, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 1/50 क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन 4/60 क्या होगा। चौथा क्वेश्चन 9/80 क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन 10/100 क्या होगा। 6 नंबर 4/200 क्या होगा। आप बहुत होशियार यदि हो गए इस वीडियो को देखने के बाद, तो खटाखट इस क्वेश्चन को बनाइए कॉपी में, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। आप यदि वीडियो देखे हैं तो रिवीजन भी होगा। बहुत भी होशियार है तो इन सभी का जवाब आप कमेंट में एक लिस्ट बना करके फट से 1 2 3 करके जरूर दे दीजिए, है ना। शांत और अशांत आप अच्छे से समझ गए होंगे। केवल और केवल हर को देखना है, अंश में कुछ भी नहीं करना, कटेगा तो कटा देना है, अन्यथा आपको उससे कोई मतलब नहीं रखना है ना। अब हम 1 2 क्वेश्चन टफ डिटेल का इसमें देने जा रहे हैं, आप बस देखते रहिए, है ना। है क्या, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, आप बताइए हाँ 1/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 4 गुना 7 शांत है या अशांत है। आप खुद बताओ शांत है या अशांत है। जवाब करो तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, अशांत होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो आगे ना टपोरी है वो 7, ये टपोरी पूरे जाते को बर्बाद कर दिया। खाली ये दोनों रहता तो ये क्या हो जाता, शांत हो जाता। शायद आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। एक और पूछ लेते हैं। हमको पूछने में क्या जाता है, बस 5/4 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 9। अब बताओ ये शांत है या अशांत है। तो आप 100% कहो जो ये क्या है, अशांत। समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत है क्या। आप अच्छे से इस पाठ को समझ गए होंगे। हमको 100% अपने आप पे विश्वास है, हम कोई भी कमी नहीं छोड़े हैं आपको समझाने के लिए। आप समझ गए होंगे। तो केवल और केवल हर को जांच करना है और बताना है वह भिन्न शांत है या अशांत है ना। चलिए गुड इवनिंग। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर के मिले हैं। यह हम लोगों के चैप्टर का परिचय का लास्ट टॉपिक होगा, है ना। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को करने के लिए जाएंगे। टॉपिक का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या है टॉपिक का नाम, क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बस आशा करते हैं आप अंतिम तक बने रहिएगा और आपके पॉकेट में हम 2 नंबर पैक करने के लिए जा रहे हैं, है ना। बस आप अंतिम तक बने रहिएगा, है ना। चलिए क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, समझिएगा। यूक्लिड एक व्यक्ति का नाम है। यूक्लिड एक व्यक्ति है ना। इसका जन्म 750 ईसा पूर्व में हुआ था। यह एक व्यक्ति है, याद रहेगा ना। इन्होंने इस थ्योरम को दिए थे, इसके नाम पर इस थ्योरम को रखा है। विभाजन का मतलब होता है बंटवारा, कई भागों में भाग देना, डिवाइड करना। और एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम का मतलब होता है एक परिभाषित पद जिसके सहारे से हम किसी भी चीज का मान, वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। समझिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एक आता प्रेमिका कह रहे हैं, प्रमेयिका। इसका प्रयोग, यह एक प्रूव यानी सिद्ध किया हुआ कथन रहता है। इसकी सहायता से हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो आपको यहां तक बात क्लियर हो गया होगा। आखिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे कहां पे, किस कंडीशन में करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज पता होगा, HCF पता है ना, जिसको हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इंग्लिश में इसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। इसी को यदि शॉर्ट में कहेंगे तो मोसो कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो चलिए सबसे पहले आप एक कंडीशन देखिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने के लिए पहले हमको इस चीज को समझना पड़ेगा, फिर वहां पे जाना पड़ेगा।
है क्या, जैसे एक डिवाइड है, इसको आपको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है, बात मेरा समझिएगा और अंतिम में हम पहुंचेंगे। तो 5 2 जा 10 हो गया और बच करके आया 2। मेरे पास 4-5 चीज आया। आप बचपन में एक चीज पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष या शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब इसमें भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। तो ये आपका हो गया भाज्य, ये होता है भाजक, क्या होता है, और ये जो निकल करके आया इसको हम लोग कहते हैं भागफल, और ये जो बच गया इसको हम लोग कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं, शेषफल। शायद आपको यहां तक समझ में सब बात आ गया होगा। इसको हम लोग कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाज्य, इसको भागफल और इसको शेषफल। और एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए इंग्लिश में किसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में किसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं, डिविडेंड, इसलिए इसको डी से सूचित किया जाता है। इसको कहा जाता है डिवाइजर। क्या कहा जाता है, डिवाइजर, इसलिए इसको भी किससे सूचित करते हैं, डी से, डिविडेंड, डिवाइजर। और इसको हम लोग कहते हैं क्वाइटेंट। भागफल को क्या कहते हैं, क्वाइटेंट, इसलिए इसको क्या से सूचित किया जाता है, क्यू से। किसे सूचित किया जाता है, क्यू से। और ये होता है रिमाइंडर यानी कि शेषफल, आर से इसको डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो पता चल गया क्या, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वाइटेंट और रिमाइंडर, ठीक है। तो अब आप बताइए भाज्य को डी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे ना। भाजक को क्या कहेंगे, डी कहेंगे। भागफल को हम लोग क्या कह देंगे, क्यू कहेंगे। और शेषफल को क्या कहेंगे, आर कहेंगे। यहां तक कहेंगे, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, यहां आपको समझना पड़ेगा, बहुत बड़ा बात हम कहने जा रहे हैं। अब आप खुद बताइए, जब एक के घर में 2 बउआ रहे तो उसका नाम को बदल देते हैं, उसका नाम को बदल देते हैं, इसलिए इसका नाम को कह दिए ए और इसका नाम को क्या कह दिए बी। तो अब इधर क्या हो गया, बी इंटू क्यू प्लस आर। यदि इसको बड़ा शरीफ के तरीका से कहेंगे तो ए इक्वल टू क्या कहेंगे, बी क्यू प्लस आर। अब आपको समझ में आ गया होगा ये चीज आया कहां से, और इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, पता चला आपको, इसी को कहा जाता है। समझ में आया, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इसी को कहा जाता है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। डिविडेंड, डिवाइजर, क्वाइटेंट और रिमाइंडर। क्लियर हुआ कि नहीं हो गया, यहां तक आप समझ गए होंगे। यही है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब एक बात यह समझिए, अब आपको कहेगा ये जो अभी हम डिवाइड किए हैं, डिवाइड किए हैं ना बउआ, यानी कि 2n, तो भाज्य ए बराबर क्या है, 12 है। ए बराबर कितना, 12। अब बी बराबर कितना हो गया, 5। और क्यू बराबर कितना हो गया, देखिए 2। और आर बराबर कितना हो गया, 2। तो अब इसको कहेगा बउआ यूक्लिड विभाजन में लिख करके दिखाओ। तो यूक्लिड विभाजन में कैसे लिखेंगे, तो पहले ए को लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए में कितना है, 12, बी में 5, क्यू में 2 और आर में 2। यही हम लोग का क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो गया। शायद आपको मजेदार से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट ही नहीं होगा, है ना। ए इक्वल टू क्या हो गया, बी क्यू प्लस आर। आखिर ए क्या होता है पता चला, बी क्या होता है पता चला, क्यू क्या होता है पता चला, आर क्या होता है यह भी पता चल गया। अब एक और क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं, जिसको मजेदार तरीके से हम लिखेंगे भी, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है, 15 और 25। चलिए इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF निकाल लीजिए। किसके विधि से, यूक्लिड विभाजन। तो क्या है बाबू, 15 और 25। चलिए तो सबसे बड़ा बाबू जो है उसको बीच में, छोटा बाबू को कहां, बगल में कर दिए। तो 15 1 जा कितना हो गया बउआ, 15। घट के कितना हो गया, 10। इसको लेकर के यहाँ पे आ जाइए, एक बार में लगाइए, 5 हुआ।
कटा दीजिए और तब तक छोड़िए मत जब तक पूरा पूरा ना कट जाए। ये हम लोग का डिवाइड हो गया। आप यहां तक समझे ना। बस अब हमको इसको लिखना है किसमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। किसमें लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आपको पता है ना, ई ए हो गया, ई बी हो गया, ई क्यू हो गया और ई क्या हो गया बउआ, आर हो गया। समझ में आया ना। तो अब देखो ए में कितना है 25, बउआ बी में कितना है, बी रे बी 15, क्यू रे बउआ 1 और आर कितना है रे बउआ 10। तो पहला क्लियर हो गया ना, समझ में आया। 2 नंबर कोई काटिए नहीं सकता है। फिर दूसरा का यूक्लिड बनाना है तो कितना है रे बउआ 15। कैसे करेंगे रे, 10 गुना 1 प्लस में क्या हो गया 5। अब यहाँ क्या है रे बउआ 10 है, 5 गुना 2 अशेष फल में 0। यो खत्म हुआ कि नहीं हुआ रे। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आपको समझ में पक्का पक्की आ गया होगा। मिलते हम लोग चैप्टर और एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।